Namaste to the viewers of the Analytic Ayurveda. I Anju Janged, PhD scholar in Department of Rash Shastra and Bhashjay Kalpana, Varanasi. Welcome you all in today's video lecture series and come with a new topic which is wellness tourism. Sir, shall we start? Yes, and before we start, I must introduce who is Miss Anju Jangir. She is having professional qualification of MA Geography and product of the University of Rajasthan, Jaipur, and pursuing her PhD on this title very much, on which she is going to interact with us. And she is pursuing PhD at Banaras Hindu University, and in a transdisciplinary research discipline, she opted Ayurveda, and in Ayurveda with me. So I welcome you in this field of the Ayurveda, Thank you, Anju, sir. and please proceed. सर बेसिकली जो आज वाला टॉपिक है वो वेलनेस टूरिज्म पे है। Good. पर वेलनेस टूरिज्म पे जाने से पहले हमें कुछ उसके 2-3 टर्म्स ऐसे जो हमें समझने और समझाने बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स को। बिल्कुल 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 उसी पे हम लोग थोड़े प्रकाश क्योंकि डालना चाहेंगे। आजकल वेलनेस शब्द इतना ज़्यादा प्रसारित है कि सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वेलनेस का क्या मतलब है और किस बात के लिए स्टैंड करता है, ये समझना भी आवश्यक है। यस सर। हाँ प्लीज़। तो व्हाट इज टूरिज्म और इनसाइड दिस व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म एंड व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेडिकल टूरिज्म एंड वेलनेस टूरिज्म? एक साथ 3 सवाल। अच्छा चलिए आप भी सोचिए, टूरिज्म किसे कहते हैं? आप क्या सोचते हैं आप टूरिज्म को? जो आपका हर साल यूजी पीजी का टूर जाता है, या आप फैमिली के साथ दीपावली की छुट्टियों में टूर जाते हैं, या समर विंटर वैकेशन में टूर जाते हैं, वैकेशंस पर जाते हैं, वो टूरिज्म है। हाँ बिल्कुल टूरिज्म है, यही सब टूरिज्म है। तो चूँकि अंजू का पीएचडी थीसिस टाइटल यही है हमारे साथ, वो ये है कि इम्पैक्ट ऑफ आयुष वेलनेस सेंटर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया, और इसमें क्या क्या प्रोग्रेस ला जा सकती है, इस पर ये काम कर रही हैं। तो ये काफ़ी मेहनत कर रही हैं और कई वेलनेस सेंटर्स पर जाती हैं और उनका काम अच्छा चल रहा है। तो इन्होंने ही मुझे ये डिफिनीशन दी टूरिज्म की। अब तक तो जब मैं टूर ले जाता था यूजी पीजी का किसी समय में, इनफैक्ट मैं कभी अंडर ग्रेजुएट का टूर नहीं ले गया हूँ, क्योंकि जामनगर में भी पीजी टूर ही रहता था और बनारस में भी 1-2 बार पीजी टूर ही ले गया हूँ। अंडर ग्रेजुएट टूर एक बड़ा अलग सा अनुभव होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं पीजी टूर पे ही रहा हूँ हमेशा बच्चों के साथ। तो मैं 3 चीज़ें कहा करता था कि हमारे टूर में 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक, एकेडमिक मैटर, कि जहाँ हम जिस इंस्टीट्यूशंस को जा रहे हैं देखने के लिए, वहाँ पर उन लोगों से इंटरेक्शन और उनके एचओडीज़ का, या वहाँ कोई प्रोमिनेंट आदमी है तो उसका मैं ज़रूर लेक्चर अरेंज किया करता था और वो लोग मेरा कर दिया करते थे। तो ये वैसे वर्षा जिसको कहा जाता है। तो क्योंकि एक उसमें हम पॉइंट रखते थे कि नहीं, हमें आपके यहाँ के व्यक्ति का, जहाँ भी हम जाते थे बच्चों को लेकर के, तो उसके एक ज़रूर उनका हम इंटरेक्शन उनके इंस्टीट्यूट के हेड से, डायरेक्टर से, चाहे वाइस चांसलर हों तो वाइस चांसलर से कराते थे, और एक आधे 1 घंटे का इंटरेक्शन हम ज़रूर प्रपोज करते थे और वो लोग वेरी काइंडली एक्सेप्ट करते थे। हाँ, वो लोग मेरा भी रख दिया करते थे। तो चलिए ठीक है। और एक दूसरा हिस्सा मैं हमेशा कहता था कि आपका रिलीजियस टूरिज्म, एक एकेडमिक उत्साह होता था, दूसरा रिलीजियस, कि आप जिस शहर में जा रहे हो, जिस फेथ को आप प्रैक्टिस करते हो, उसके आसपास में अगर कोई, उस हिसाब से प्लान भी होता था, कोई फेमस टेम्पल है, मंदिर है, मॉस्क है, चर्च है, तो वहाँ भी जाना चाहिए। इनफैक्ट मेजॉरिटी में हम लोग सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, तो हम लोग हिंदू धर्मस्थानों पर ज़्यादा जोर देते थे। और हाँ, ये भी है कि आज तक जो भी मैं टूर ले गया हूँ उसमें कोई भी मुस्लिम या ईसाई फेथ का प्रैक्टिशनर मेरे साथ नहीं रहा है। तो ऐसी कोई बात कभी आई नहीं कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें। हमेशा ज़्यादातर लोग इसी के फॉलोअर रहे, सनातन के ही। तो हम लोग एक मंदिर प्रोग्राम जरूर रखते थे। तीसरा मैं कहा करता था कि वो प्रोग्राम होना चाहिए जिसको कि हम कहते थे कि टूरिज्म। एक कहते थे कि हम एकेडमिक पार्ट होगा, दूसरा रिलीजियस पार्ट होगा, और थर्ड कहते थे टूरिज्म। तो ये होता था कि अगर हम किसी शहर में 2 दिन रुक रहे हैं
तो 1.5 दिन तो हमने ये सब काम किया, लेकिन आधे दिन वो पूरा टूरिज्म, घूमना फिरना, जिसको क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में, उसको घूमना फिरना, इसको दूसरे शब्दों में और एक अच्छे शब्दों में कहें तो साइट सीइंग, यस सर। ठीक है, उसके लिए अलग से रखते थे। और तब मैं साथ नहीं जाता था बच्चों के, उसमें मैं फ्री छोड़ता था, क्योंकि हमेशा एक मास्टर सर पे सवार रहो ना, तो आप लोग उस प्रेशर को महसूस करते हो, लिमिट हो जाती है। नहीं, और मास्टर के भी सर पर अगर हमेशा बच्चे रहें तो उसकी भी एक लिमिट हो जाती है। तो एकेडमिक्स में मैं साथ रहता था, रिलीजियस में मैं साथ रहता था, मगर ये जो साइट सीइंग होता था मैं ओपन फॉर ऑल कर देता था कि जाओ एकदम इस पॉइंट से चढ़ो और इस पॉइंट पे आओ, इतने बजे आ जाना। हाँ, लेकिन ग्रुप में रहना, कोई खोना होना मत, ठीक है। तो ये इस तरीके से एजुकेशनल टूर्स चला करते थे। तो व्यूवर्स हमें, लर्निंग व्यूवर्स हमें अंजू ने ही आज बताया कि इसकी एक डिफिनीशन है। क्योंकि देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं को लर्नर्स, हम कभी ये नहीं कहते कि मेरी पीजी स्कॉलर या मेरा पीएचडी स्कॉलर, नेवर। जो मुझे जानते हैं आज 20 साल से, मैं हमेशा को लर्नर कहता हूँ, हम साथ साथ सीखते हैं। तो इन रियल सेंस अंजू ने मुझे बताया आज की इस टूरिज्म की एक डिफिनीशन है, फैक्चुअल डिफिनीशन। वो ये है कि मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन टू ए प्लेस, आपका स्थान परिवर्तन। अब उसका पर्पज क्या होना चाहिए, इसमें इन्होंने मुझे बताया कि आप किसी अपने ही शहर में दूसरी जगह जा सकते हैं, अपने राज्य में दूसरी जगह जा सकते हैं, या आप किसी दूसरे देश में जा सकते हैं, लेकिन मूवमेंट आपका है ये अपनी जगह से। और वो फिर उसके अनेक फैक्टर्स हैं। उसके फैक्टर्स हैं कि आप सोशल रीजन से जा रहे हो, रिलीजियस रीजन से जा रहे हो, या रिक्रिएशन के लिए जा रहे हो, या एनर्जाइज होने जा रहे हो, या रिजुवेनेशन के लिए जा रहे हो, या या एक प्रेशर में ही जा रहे हो। आजकल तो टूरिज्म काफ़ी इंडिया में बहुत अच्छा जा रहा है। अभी इन्होंने मुझे कुछ डाटा भी बताया, वो हम बाद में बोलेंगे। लेकिन पहले आप याद करिए, देखिए पूरे भारत में आज के 30 साल पहले 2 ही कम्युनिटी टूरिज्म करती थी। एक उधर पश्चिमी कोने में है और एक इधर पूर्वी कोने में। मतलब है बंगाली लोग और गुजराती लोग। हाँ। और किसी भी शहर में आप चले जाओ, आज तो हर चीज़ हर जगह है। हाँ। लेकिन आज के 40-50 साल पहले की मैं बात करता हूँ, तो बंगाली लोग और बंगाली दुकानें और गुजराती खाना हर जगह मिलता था, क्योंकि वो उनका एक पैशन है। मैं हरिद्वार पढ़ने जाता था 1986-87 में, तो मेरी ट्रेन हावड़ा से देहरादून थी, बनारस से मैं पकड़ता था बीएमएस के दौरान फ्रीक्वेंटली। तो उसमें मैं ये देखता था कि आते जाते समय जब दशहरे की छुट्टियाँ या दीपावली की छुट्टियों में हम लोग आते थे, तो भरे हुए हैं लोग, ओनली द पर्पज इज द टूरिज्म। तो ये उनका एक हॉबी है, आज भी है। अभी गुजराती लोगों से शायद दोनों लोगों में गुजराती लोग तो ज़्यादा ही निकलेंगे कि बंगाली लोगों को उन्होंने पीछे कर दिया होगा। सर आई डू अग्री। रिसेंटली अभी बद्रीनाथ जाके आई हूँ। हाँ। तो मैंने वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ गुजरात की देखी हैं, मतलब एवरी लाइक 4th व्हीकल वाज फ्रॉम गुजरात। जीजे ऑर्डर, जीजे 03, जीजे 10 जामनगर का नंबर है। और अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो जीजे 18 गांधीनगर है, जीजे 3, जीजे 5 सब ये सूरत बड़ोदरा के नंबर्स हैं। तो एनीहाउ, तो ये एक टूरिज्म है, आपका स्थान परिवर्तन। अब उसमें ये आपके कारण अलग अलग हैं, तो ये टूरिज्म हो गया प्योर। अब आपका मेडिकल टूरिज्म की बात अंजू कहते हैं कि मेडिकल टूरिज्म पर बात की जाए, तो मेडिकल टूरिज्म के लिए ये है कि ठीक है आपका स्थान परिवर्तन है, लेकिन उसमें 2-3 शर्तें हैं। एक तो आपके एक डायग्नोज डिजीज़ है, और एक आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं और डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट दे रहा है, और तो वो आपका मेडिकल टूरिज्म है। आप अपने शहर से, आपका मूवमेंट ऑफ द प्लेस है, आप अपने शहर से बाहर हैं और एक अलग वातावरण में रह रहे हैं। जो आपका घर का रूटीन वातावरण था, आपके शहर का जो रूटीन वातावरण था, आपके उस मैं कहना चाहूँगा कि वो कम्युनिटी का जो रूटीन वातावरण था, उससे अलग हट करके स्वास्थ्य लाभ के लिए, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर डॉक्टर के अंडर में जब आप कहीं स्थान परिवर्तन करके समय व्यतीत कर रहे हैं, तो वो मेडिकल टूरिज्म है। अब तीसरा इनका सवाल था कि वेलनेस टूरिज्म। सिंपल शब्द से ही अर्थ है, एकदम स्पष्ट है। वेलनेस का मतलब आपको बीमारी नहीं है, आप अपने स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए जा रहे हैं, टू प्रमोट योर हेल्थ। आप एक ब्रेक लेकर के टेंशन फ्री होने जा रहे हैं,
राइट। और ये यहीं पर नहीं रुकता है। वेलनेस टूरिज्म ये है जहां आपकी बॉडी तो छोटी चीज है, ये आपके आत्मा तक की बात करता है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना कि बॉडी सॉल, और तीसरा क्या था अंजू? माइंड बॉडी सॉल। तो माइंड बॉडी सॉल इन तीनों का जहां पर समागम हो और ये तीनों जहां पर केयर लिए जाएं, वो वेलनेस टूरिज्म है। अब ये तो एक बहाना है कि हम लोग बात करते हुए आपके सामने आते हैं हर संडे को, लेकिन मैं ये भी कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हमारे ये को लर्नर्स भी टीच करते हैं और कभी कभी हम भी इन लोगों के साथ होते हैं। लेकिन जनरली जो डिफरेंट हम टाइटल्स पर आते हैं तो ये हमारे को लर्नर्स की मेहनत होती है। तो इन्होंने मुझे ये भी बताया कि वेलनेस में ये लोग तैयारी करके आते हैं और हम भी तैयार होते हैं। तो वेलनेस में इन्होंने मुझे टिप्पणी कि वहाँ एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जरूर होना चाहिए। तो मैंने कहा आप अंजू, ये आप मॉडर्न वेलनेस सेंटर्स का डिफिनीशन और क्राइटेरिया लेकर के आ रही हैं। वहाँ के लिए है कि ठीक है, वहाँ न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, वहाँ जिम होनी चाहिए, एक्सरसाइज की व्यवस्था होनी चाहिए, और वहाँ पर एक आपका एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की जाएगी। फिर यह है कि उसमें पर एक अल्टरनेटिव सिस्टम का व्यवस्था जरूर होना चाहिए, मतलब आयुष सिस्टम से। और ये कैरोपैथी की बात कर रही थी, एक्यूप्रेशर की बात कर रही थी, और बाकी तो हमने कहा कि देखो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ये वेलनेस सेंटर मॉडर्न का वो एक कॉन्सेप्ट अलग चल रहा है, एक आयुर्वेदीय वेलनेस सेंटर, वो तो आयुर्वेद का ही है, आयुष का ही है। तो वहाँ पर तो ये व्यवस्था हो जाएगी कि आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी का भी कोई व्यक्ति मौजूद हो। ये आपकी समझ में आया बात? Yes, sir. आप जो उधर एलोपैथी के डिफिनीशन से बात कर रही थी, आप बोल रहे थी कि अल्टरनेटिव का एक आदमी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अल्टरनेटिव का सेंटर है और वहाँ एक एलोपैथी का व्यक्ति भी होना चाहिए था। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने इसी आयुर्वेदा डे आपके सामने ये इंटरव्यू 12 नवंबर को जाएगा 11 बजे। हम रिकॉर्डिंग पहले कर रहे हैं, हमेशा करते हैं हम लोग। तो 10 नवंबर को आप आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व कर चुके होंगे, और उस 10 नवंबर में जब सेक्रेटरी साहब इंटरव्यू दे रहे थे वैद्य राजेश कोटेचा जी, तो उन्होंने बताया कि 12,500 वेलनेस सेंटर्स आयुष के स्थापित करने का लक्ष्य और सारी चीज़ें हो रही हैं, और उसमें कितने हो भी गए हैं और बहुत ज़्यादा हैं। ये संख्या बढ़ती ही जानी है। ये मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, इट इज़ इन द लैक। ज़रा चेक करिएगा वेलनेस सेंटर, प्रोड्यूसर मैडम ज़रा चेक करिए तो, नंबर ऑफ आयुष वेलनेस सेंटर्स एस्टेब्लिश टिल डेट, ऐसा करके आपको देखिए डाटा क्या बताता है, क्योंकि कभी जब कन्फ्यूजन हो जाए ना, ओवरलैप हो जाए, तो उसको क्लियर कर देना चाहिए। तो अभी हम आपको देखिए पूरी टीम काम करती है और ये सब हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं। वी आर एंजॉइंग, ये इनका थीसिस टाइटल ही हम उठा करके लेते हैं, जिससे कि कितना है, हाँ आयुष वेलनेस सेंटर इन इंडिया 4,800 एस्टेब्लिश्ड हैं। हाँ, तो अब 4,800 एस्टेब्लिश्ड हैं। ये हमारी दूसरी पीएचडी स्कॉलर जो फूड एंड टेक्नोलॉजी से हैं, आगे आपको दिखेंगी। अभी ये बताने वाली हैं कि दीपावली पर मिठाइयों की शुद्धता का कैसे जांच करें। तो एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता है ना। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि एनालिटिका आयुर्वेदा में आपको हर विधा से जो लोग भी हमारे साथ हैं उनके ज्ञान का उपयोग करें। तो ये ज्योग्राफी से हैं, ये वेलनेस और ये सब टूरिज्म की बात कर रही हैं। अपर्णा जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी से हैं, तो वो दीपावली के पर मिठाइयों की शुद्धता के ऊपर कुछ बताएंगे हम लोगों को। चलिए, तो ये जो सेंटर्स जो बन रहे हैं थाउजेंड्स में, 14,000, 12,000 और 4,000 अभी तक 4,800 के अराउंड में जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो इनका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है और ये उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो वेलनेस सेंटर्स की इस्टेब्लिशमेंट की बात है, ये तो मैं कहीं कहता ना कि जब राजाज्ञा साथ में हो तो क्रियान्वयन होता है। ये प्लानिंग कमीशन ने 2012 में ही वेलनेस सेंटर के कॉन्सेप्ट पर काम कर दिया था और पूरी योजना में और बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग हुई थी और ये वेलनेस सेंटर नाम भी आ गया था उसी समय इन 2012। द नेम वेलनेस सेंटर and the concept of the wellness center was very much established and conceptualized, materialized even. Afterward, it was implemented when this present government was there, and specifically
nowadays, and after 2014 it get the pace and the speed. तो वेलनेस सेंटर्स आज के समय की मांग है और इसकी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है। आप वेलनेस सेंटर अभी बनारस में 2-3 लोगों ने मुझे फ़ोन किया, जिसमें फॉर्मर वाइस चांसलर साहब लोग भी हैं, कि हम पतंजलि के सहयोग से वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ज़रा एक बार हमारे सेंटर पर आ जाइए और कुछ हम लोगों को राय दे दीजिए। और राय देने में तो मुझे अब परेशानी होती है, क्योंकि जब हर चीज़ आप वेलनेस सेंटर और पतंजलि जब हर चीज़ आप कमर्शलाइज कर रहे हैं, तो मास्टर की राय फोकट में क्यों मांग रहे हैं? और फोकट में मांगने लोग फ्री में मांग रहे हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि अब कंसल्टेंसी लेने का कोई प्रोविज़न आएगा। मैं इस पर मुहिम में हूँ और लीगली BHU परमिट करेगी। लेकिन चलिए, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज कितनी अनिवार्य रूप से हर शहर में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो अंजू, आपका थीसिस टॉपिक में जो आप 5 शहरों में जा रही हैं, जयपुर, उदयपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली भी है ना? यस सर। हाँ, दिल्ली और बनारस तो है ही है। Yes, yes. तो आपको वेलनेस सेंटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। अभी आप ऋषिकेश में रहेंगे और इनका अनुभव ये था कि ऋषिकेश में तो हर चौथे मकान के बाहर वेलनेस सेंटर का बोर्ड लगा हुआ था, Yes, sir. आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर। अब आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो वहाँ फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यही चीज़ गड़बड़ होती है कि कोई भी एक जब थीम चलती है ना, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत तेज़ी से कुछ लोग करते हैं और अंत में सिस्टम बदनाम होता है और उसका नाम आयुर्वेद है। यस प्लीज, नेक्स्ट। Sir, what kind of changes have been seen in people's, or I can say in community, after COVID-19? कोविड-19 के बाद तो जग ही बदल गया, जमाना ही बदल गया, आयुर्वेद के प्रति सबका रवैया ही बदल गया। वो तो गेम चेंजर है। जैसे कि मनरेगा गेम चेंजर रहा, जैसे कि CCIM से NCISM चेंज हुई तो वो गेम चेंजर है, या पेटेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन आई तो वो गेम चेंजर है, या कोई एक ड्रग लॉन्च हुई और उसने किसी थेरेपी, ऐसी तमाम ड्रग्स हैं और किसी एक कंपनी की ड्रग का नाम हम नहीं लेना चाहते, ठीक है? Yes, sir. तो ये तो रिवॉल्यूशन है, गेम चेंजर होते हैं ना, कि एक घटना के बाद। अब जैसे कि आप अपने आप को ही लो, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई होती, Yes, sir. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट नहीं किया होता, तो आपके यहाँ आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक आयुर्वेद के व्यक्ति के साथ जयपुर से ट्रेवल करके बनारस में आकर के बैठी होती? नहीं सर। नहीं। और ये जो कॉन्फिडेंस मेरे पास में है, हाँ, वो भी नहीं होता। तो वो भी नहीं आता। चलिए, थैंक यू कि ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे साथ काम करके इन लोगों का सब्जेक्ट एज वेल एज पर्सोना विकास होता है और ये लोग कॉन्फिडेंस लेवल पा रहे हैं। मैं तो इनको यही बोला हूँ कि मैं एक दिन ये चाहता हूँ अंजू कि आपका द्वारा तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट नीति आयोग रेफर करे और नीति आयोग ले उसको, एंड दे आर वर्किंग, एंड सर्टेनली माई ऑल दिस को लर्नर्स of that of course from Ayurveda too, and all these transdisciplinary researchers will get a high success, and that success is not normal success but very recognized success. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गेम चेंजर है ये। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इतने दरवाजे खोले। यस सर। क्योंकि आपकी ये PhD रिकॉग्नाइज होनी है, आपके करियर में इसको मिलना है लाभ, इसलिए आप यहाँ आए हो, राइट? इसी तरीके से कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड का परसेप्शन ही ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए बदल दिया और स्पेसिफिकली आयुर्वेद के लिए बदल दिया। और इसमें अगर किसी को क्रेडिट देनी है तो हमेशा लीडर को जाती है, और लीडर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हर अपने मन की बात में हर राष्ट्राध्यक्ष के साथ हमेशा WHO के साथ उन्होंने इसकी शक्ति को, व्याधि शमित्व, इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात कही। और कोई जब लीडर बोलता है, जब स्टेट का हेड बोलता है और दूसरे स्टेट के हेड से बोलता है, तो उसका इम्पैक्ट होता है। अभी जैसे कि यही हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अंजू आप बताइए, बोलिए, तो बोलिए, आपने नहीं कहा कि नहीं सर आप बोलिए, आप बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो ये एक अलग चीज़ आती है कि स्टेट का हेड बोलता है। और फिर उससे भी बराबर के महत्व की बात यह है
बराबर के महत्व की। कि ये जो आयुष मंत्रालय है और ये जो हम आयुष के लोग हैं, चाहे वो स्वतंत्र चिकित्सक हों और चाहे वो विभिन्न विभिन्न सरकारों के अंतर्गत के चिकित्सक हों, उन्होंने समाज में एक बहुत अच्छा संदेश दिया। और हमारी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां, उनको भी क्रेडिट देनी होगी कि उन्होंने उस समय जितना उत्पादन बढ़ाया, जिस तरीके से कार्य किया। हम अपनी आयुर्वेदिक फार्मेसी में उस समय हम बीएचयू के सुपरिटेंडेंट थे, उस पीरियड में पर्टिकुलरली पूरा यूनिवर्सिटी बंद रहता था लेकिन फार्मेसी चलती थी। तो ये सभी लोगों का सद्भावनापूर्ण रहा। और ये जो वेलनेस का कॉन्सेप्ट जो आया ना पैंडेमिक कोविड के बाद, तो बहुत बढ़ा हुआ है। और व्यूअर्स, ये बहुत सीरियस नोट पर एक हम बात करने जा रहे हैं जो अभी दिमाग में आया कि अभी देखिए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने करीबन 15 दिन पहले एक लेक्चर दिया। देखिए बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है और बड़ी अपोजिट रिसर्चेज आती रहती हैं और ढेर सारे जर्नल्स और ढेर सारे न्यूज़पेपर्स, वो भी अच्छे अच्छे रेपूटेड न्यूज़पेपर्स पढ़ने का ये असर है कि बहुत सारी खबरों से अपडेट रहते हैं। तो अभी एक रिपोर्ट आई कि नहीं साहब, WHO कह रहा है कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन लिया है उनको बहुत नॉर्मल जीवन जीना है, उनको कोई परेशान नहीं होना है। और वहीं हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, जिन्होंने कोविड जिनको हुआ है और जिन्होंने कोविड वैक्सीन लिया है उनको बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है, उनको अपनी ज़िंदगी में प्रिकॉशन की आवश्यकता है। और देखिए ढेर सारे केसेस हो रहे हैं, अचानक यूथ में कार्डियक अरेस्ट हुए हैं, अचानक ढेर सारी बीमारियां निकल के आ रही हैं, लंग्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां बहुत बढ़ी हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो पॉइंट जिस पर आप बात कर रही हैं, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, अपने व्यूवर्स को बता रहे हैं, लर्नेड व्यूवर्स को, कि वेलनेस सेंटर्स का महत्व यहाँ अब बहुत बढ़ गया है। क्योंकि जिनको भी कोविड हुआ है या जो कोविड पैंडेमिक में हॉस्पिटलाइज थे या जिन्होंने सिंपल वैक्सीन भी ले रखी हो, ध्यान दीजिए अपने ऊपर, अपने शरीर की हर व्यवस्था पर, हर अंग पर ध्यान दीजिए, स्पेशली इस रीजन के। और वेलनेस सेंटर्स पे जाइए, यहाँ पर आपको देखिए मेडिकल टूरिज्म में जाएंगे, आपको एक डायग्नोज डिजीज है, एक डॉक्टर है, बट वेलनेस सेंटर्स में आपका पूरा ओपन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एसेस कराने का, अपने आप को हेल्दी रखने का, अपने आप को एक एनर्जी लेवल गेन करने का, जिसको कि पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, अपनी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ को इवॉल्व करने का। कॉर्पोरेट में है तो आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो नारायण मूर्ति जी के 70 आवर्स पर ही विवाद हो रहा है, लेकिन कितने लोग तो 70 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं। और वो एक टर्मिनोलॉजी क्या है, चिल होने जाते हैं लोग। हाँ, वो चिल और ये सब तमाम चीज़ें इस तरीके की आती हैं, तो उसमें कोई वो चिल की डेफिनेशन अलग है, वो वेलनेस सेंटर्स में नहीं मिलनी चाहिए। और मैं उसका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई एक कल्चर है, जब कोई एक सोसाइटी है, जब किसी का वो वे है लाइफ में रिलैक्सेशन होने का, तो एक लिमिटेड वे में एक संतुलित बैलेंस स्टेटस ऑफ द माइंड एंड द बॉडी एज पर द रिक्वायरमेंट चिल होइए, ठीक है, अपने डिफिनीशन में चिल होइए। लेकिन यहाँ पर वेलनेस सेंटर्स की जहाँ तक बात आती है, वो निश्चित रूप से इस समय बहुत ही प्रेसिंग डिमांड में है। यस प्लीज। मतलब सर, कोविड-19 के बाद में हम कह सकते हैं कि लोगों का परसेप्शन अपनी हेल्थ के प्रति बड़ा बदला है। लोग अब और अपना ध्यान रखने लगे पहले से लोग ज़्यादा। उसके लिए एक सक्रिय स्थान ढूंढ रहे हैं जहां वो जाएं, रहें और उनको कुछ सारी चीजें मिल जाए, उनको शहर में दौड़ना न पड़े। एक सेंटर पर जाएं, वो एक पैकेज रहे और 4 दिन 5 दिन वो सुबह उठें तो योगा करें, फिर एक स्पिरिचुअल सुने, फिर एक प्रीचिंग सुने, मेडिटेशन हो, उसके बाद फिर उनको न्यूट्रिशन, उनकी डाइट बहुत एकदम ऑथेंटिक आयुर्वेद की हो, फिर वो दिवा स्वप्न नहीं, मैं इसलिए नहीं उसको रोक रहा हूँ कि सहन वाली बात नहीं है, लेकिन एक जैसा कि एक दिनचर्या में आता है, थोड़ा सा आराम करें, फिर कुछ एक्टिविटीज़ करें, गार्डनिंग करें, फिर शाम को वही उनका शुरू हो, और एक बड़ा शांत जीवन लोग जीना चाहते हैं। वो जो स्ट्रेसफुल लाइफ से अलग। देखिए, इसमें मैं मुकेश अंबानी जी को कोट कर दूंगा अभी, जो उन्होंने कहा कि आई गो टू ब्रेक बट आई प्रीफर कंपनी इन कंपेरिजन ऑफ प्लेसेस। तो सबसे ज़्यादा कि एक आपको अच्छी कंपनी मिली हुई है, आप 20 लोग 25 लोग एक वेलनेस सेंटर में एक साथ हैं, 10 लोग एक साथ हैं,
अलग अलग एज ग्रुप के हैं या एक एज ग्रुप के हैं, अलग अलग जगहों से हैं, और आप सब कुछ भूल करके और अपनी दुनिया में हैं। अब आपको, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमारी धर्म पत्नी जी काशी से अलग होकर के कहीं दूर गई हुई हैं, गोवा गई हुई हैं, और उन्होंने मुझे सुबह बताया वही को टूरिज्म ही हो रहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो कि ओल्ड एज में आ गए हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई, किसी एम्बेसडर से राष्ट्र के, उनसे मुलाकात हुई। तो ये मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द पीपल, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और वो सारी चीज़ें आपको वेलनेस सेंटर्स में माध्यम से मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। सर, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी इन अ वेलनेस सेंटर्स? अरे वो सब तो कवर कर चुके हैं, अभी फिर से रिपीट कर लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स शुड बी इन द वेलनेस सेंटर। वेरी स्पेसिफिकली। वेरी स्पेसिफिकली, ओके। बढ़िया एम्बियंस, नीट एंड क्लीन रूम, जिसमें कि वो बंद ना हो, वॉल्ड ना हो, विंडोज़ हो, कैनोपी हो, ठीक ठाक हो, गार्डनिंग हो, पहली चीज़। ठीक। दूसरा, आपका एक्सरसाइज के, और वो भी ट्रेंड पर्सन के द्वारा एक्सरसाइज कराना। ट्रेंड पर्सन के द्वारा, देखिए योगा और एक्सरसाइज में अंतर है। एक योगा का व्यक्ति, योगा एक्सरसाइज नहीं है, अब इस पर मैं नहीं बात करूँगा, आई एम नॉट गुड क्वालिफाइड पर्सन टू स्पीक ऑन द व्हाट इज एक्सरसाइज एंड व्हाट इज द योगा। हाँ, और मैं तो वेलनेस टूरिज्म पर इसलिए बात करने के लिए थोड़ी हिम्मत कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर आपको एक रिसर्च टाइटल दिया है, और ये मेरा ड्रीम। एक्चुअली क्या होता है कि जब समय आता है तभी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं। मैं करीबन 10 साल से कुछ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहा था कि मुझे कोई अच्छा रिसर्च स्कॉलर मिले तो मैं उस पर काम कराऊँ। ईश्वर ने मेरी सुनी, और इसलिए हमेशा नहीं कहते हैं कि हमेशा अपने से नाराज़ ही नहीं होना चाहिए। सन 2021 में मैं बीमार पड़ा, मेरी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी छूटी, जो कि शायद मैं एक अच्छा कंपटीटर था उन पदों के लिए, लेकिन मैं इंटरव्यू में भी नहीं अपीयर हुआ। तो उसके बाद फिर जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, मैं न्यूट्रास्यूटिकल पर काम करना चाहता था, उसके लिए मेरे पास एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर टॉपर है अपने ब्रांच की, वो है। मेरे पर वेलनेस टूरिज्म पर हम काम कराना चाहते थे तो इस पर अंजू हैं। हम मरकरी पर काम कराना चाहते थे तो उस पर आशीष हैं, उसकी टॉक्सिसिटी पर। तो एक वुमेन चाइल्ड हेल्थ केयर पर आयुर्वेद का क्या योगदान हो सकता है, उस पर प्रीति हैं। तो ये एक अच्छी टीम है, और जब से अब थोड़ा सा मेरा हेल्थ गेन ईश्वर की दया से पूर्ववत हो गया है, तो जब हम लोग काम कर रहे हैं अंजू, तो इस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस पर जो वेलनेस पर बोल रहा हूँ वो एक अथॉरिटी के साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी रिपोर्ट्स पढ़ के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन वही जो बात यहाँ से आई थी कि एक्सरसाइज और योगा की डिफिनीशन पर मैं नहीं बोलूँगा, हाँ इस पर बोलूँगा। तो वो, और फिर एक अच्छा आपको स्पिरिचुअलिज्म ओरिएंटेड रीडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। बुक्स खूब अच्छी खासी वहाँ हो, हर चीज़ खाली वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ही ना हो, ऑडियो वीडियो तो चले, लेकिन कुछ किताबें भी रहें जो हाथ में लेकर के आप अपने रूम के सामने चाहे लॉन में लेकर के अपने वेलनेस सेंटर में बैठ करके पढ़िए, इजी महसूस करें। और डॉक्टर तो चाहिए ही चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट तो चाहिए ही चाहिए, हैं। और ये जो भी एक अच्छा वेल बीइंग के लिए जो बातें होती हैं, डिम लाइट हो, कैंडल लाइट हो, थोड़ा झरने से पानी गिर रहा हो, तो ये चीज़ें लोग कर रहे हैं। ग्रीनरी हो, आसपास हो, तो हाँ, मेन सिटी से कटा हुआ हो जिससे कि शोरगुल ना रहे। एग्जैक्टली, मेन सिटी से थोड़ा अलग हो। जैसे कि मेरा टॉपिक है कि मैं नॉर्दर्न इंडिया पे ही काम करूँ, तो नॉर्दर्न इंडिया में जो ऋषिकेश वाला रीजन है, जो एक कंप्लीटली सीनिक ब्यूटी से भरा हुआ है। लेकिन ये चीज आपको आगरा में नहीं मिलेगी ना, ये चीज आपको बनारस और दिल्ली में नहीं मिलेगी ना। वहाँ तो अपनी स्पिरिचुअलिज्म के लिए फेमस है। बनारस तो स्पिरिचुअलिज्म के लिए फेमस है, फेमस रहेगा हमेशा सर। हाँ, वो तो हमेशा शांति की तलाश में आते हैं। मैं अगर यही बोल दूं आपको, तो एक मैंने राइटअप पढ़ा था कि दुनिया मोह माया है। यह भाषण देने के लिए दशाश्वमेध घाट पे पंडित जी 21 रुपया दक्षिणा लेते हैं, कहते हैं कि दुनिया मोह माया है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा राइटर छपा था, और वो भी द हिंदू में छपा था। ये व्यंग है। अच्छा। कि वहाँ पर जब आप गंगा स्नान करके आते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ पर एक युवा अवस्था का व्यक्ति आपको बहुत सारी आध्यात्मिक उपदेश देता हुआ मिलेगा और कहेगा कि ये दुनिया मोह माया है, ये
दान करते जाइए सब कुछ। तो अगर ये दुनिया मोह माया है और तुम्हारी एक कंडीशन है कि संकल्प और दान में, देखिए इसको दूसरा अर्थ लोग लगा लेते हैं जब इन चीज़ों को बोला जाता है, लेकिन इनको परखना जरूरी होता है। और ये लाइन तो एग्जैक्टली मैं भूल गया हूँ, क्योंकि वो लाइन मुझे एग्जैक्टली याद आ जाएगी। तो वो हिंदू की हेडिंग थी, उसमें पूरा लिखा हुआ था कि ये दुनिया मोह माया है और इसको छोड़ करके मोक्ष प्राप्त करिए। ये बोलने वाला 25 साल का व्यक्ति संपूर्ण रूप से मोह माया से ग्रसित है। हाँ। ठीक है। और 50-60 साल के लोग जो वहाँ पर स्नान ध्यान करने आए हुए हैं भारत के विभिन्न भागों से, उनको ये उपदेश दे रहा है और अंत में कहता है कि दक्षिणा देते हुए जाइए। तो एक अलग इशू है, इसकी व्याख्या विश्लेषण के साथ अवश्य होनी चाहिए। लेकिन जो बात ये आई है कि स्पिरिचुअलिज्म, तो स्पिरिचुअलिज्म ओरिएंटेड बुक्स जरूर रहनी चाहिए। एक आप 7 दिन रहें और आपको रहे कि हाँ हम 6 महीने के लिए, साल भर के लिए रिजुवनेट होकर के आ गए, तो वो व्यवस्था वेलनेस सेंटर पर जरूर होनी चाहिए। और मेडिकल तो फैसिलिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बस लास्ट में इसी के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का क्या रोल होना चाहिए वेलनेस को प्रमोट करने के लिए, वेलनेस को भी और वेलनेस सेंटर्स को प्रमोट करने के लिए भी, दोनों को। आपने यक्ष प्रश्न कर दिया, और ये आपका लास्ट प्रश्न तो जरूर है, लेकिन ये $1 मिलियन क्वेश्चन। होगा क्या आने वाले समय में जब वेलनेस सेंटर की लोकप्रियता अभी भी बहुत बढ़ गई है और अभी और बढ़ेगी? तो जैसा मैंने अभी बताया कि होड़ लग जाती है, पंचकर्म सेंटर्स खुलने की होड़ लगी। बनारस में बहुत सारे खुले और बंद भी हुए। सीरीज है। मैं इसी सिटी की बात कर लूँगा, 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, जामनगर के बाद से 15 साल से ज़्यादा हो गया। 2006 में मैं आया था वहाँ से, तो उसके पहले का एजुकेशन का पीरियड छोड़ दीजिए। वैसे तो बनारस से मेरा संबंध इंटरमीडिएट से ही है। मैं 1981-83 में यहाँ सेंट्रल हिंदू स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। अच्छा। तो मैं खाली ये वाला फेज एक टीचर के रूप में, तो आयुर्वेद का ही देखूँ तो बहुत सारे अस्पताल खुले, बहुत सारे पंचकर्म केंद्र खुले। जब हम MD कर रहे थे उस समय भी बंद भी होते गए। अभी भी लोग पूछते हैं कि बनारस में कोई अच्छी जगह बताइए जहाँ पंचकर्म कराएं, तो मुझे सोचना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेलनेस सेंटर्स अब सब कोई वेलनेस सेंटर खोलने को लग गया। कॉन्वेंट स्कूल ये सेंट नाम वाले चले, अब गली मोहल्ले में कॉन्वेंट स्कूल। अंत में क्या हाल हुआ है? ये हाल हुआ है कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो डिग्निटी नहीं रहती है, कराने को तो कॉन्वेंट स्कूल, यस सर, मगर स्टैंडर्ड नहीं रहता है। तो जैसे कि लाइसेंसिंग वाली व्यवस्था हुई है ना, ये अप्रूवल, लाइसेंस और तो थोड़ा सा खराब लगता है, अप्रूवल। तो गवर्नमेंट को ये अपना जो वेलनेस सेंटर्स कर रही है, तो उसके तो क्राइटेरियाज हैं, उसके हिसाब से वो फिट कर रही है कि इतने स्क्वायर फीट जगह चाहिए, इतना ये सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी चीज़ें उनकी हैं। उसमें समय लगेगा पूरा बताने में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी एक अप्रूवल का मेथोडोलॉजी लगाना चाहिए कि कोई भी प्राइवेट का व्यक्ति अगर वेलनेस सेंटर नाम रखता है बोर्ड पे, तो ये मिनिमम क्राइटेरियाज को पूरा करे और वो अप्रूवल ले डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर से। आयुर्वेद का है तो डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर से ले, होम्योपैथ का है तो होम्योपैथ वाले से ले, सिद्धा का है तो सिद्धा वाले से ले। तो एक अप्रूवल का सिस्टम होना चाहिए, और कुछ नहीं तो जाकर के सीधे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो पार्ट हैं उनसे ले, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ले, जिला पर्यटन अधिकारी से ले। अगर वहाँ पर मेडिकल सिस्टम नहीं है और खाली पर्यटन का है तो जिला पर्यटन अधिकारी को अधिकृत किया जाए। तो एक आवश्यकता अप्रूवल सिस्टम की तो है, नहीं तो एक 10x12 में भी वेलनेस सेंटर चलने लगेगा। तो वहाँ गवर्नमेंट की आवश्यकता है जिससे कि पब्लिक एक्सप्लॉयट ना हो, और बिना गवर्नमेंट के कहाँ कुछ होता है। अभी बनारस में एक, पता नहीं ईश्वर चीज़ों को याद दिलाते हैं, अभी बनारस में एक सांस्कृतिक संसद हुई, संस्कृति संसद हुई। उसमें 3 दिन तक बहुत अच्छा खासा माहौल रहा। उसमें एक रिजोल्यूशन आया व्यूवर्स की, जितने भी मंदिर सरकार ने लिए हैं
तिरुपति से लेकर के और चाहे बद्रीनाथ वाले मंदिर से लेकर के और चाहे बनारस का काशी विश्वनाथ का मंदिर, इन सभी मंदिरों को इनके पुराने महंतों को इनकी पूरी व्यवस्था सौंप दी जाए। यह एक प्रस्ताव पारित हुआ है। इस पर तो मैं अलग से कभी जरूर वीडियो करूंगा कि सांस्कृतिक सदन ने यह प्रस्ताव पारित किया कि जितने भी ये प्राचीन मंदिर स्थान हैं जिनको कि इस समय सरकार देख रही है। मुझे याद है काशी विश्वनाथ का जब सरकारी अधिग्रहण हुआ था तो मैं यहाँ इंटरमीडिएट में ही पढ़ता था। दैट वाज द पीरियड 1983। और आज ये मांग हो रही है कि उनके पुराने महंतों को ये सौंप दिया जाए। कहा जा रहा है कि सरकार का अधिग्रहण अनैतिक है। मैं एक ही सवाल बड़े हाथ जोड़ करके विनम्रता से पूछता हूँ कि आखिर वो क्या कारण थे कि ये तो मंदिर आपके पास थे ही, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले सरकार ने इनका अधिग्रहण किया और जनता को एक सुगम दर्शन वहाँ मिल रहा है। उसके पहले क्या स्थिति मंदिरों की शायद आप भूल गए हो, लेकिन आम जनता तो नहीं भूली है। और आम जनता तो इस सरकारी व्यवस्था से बड़ी संपन्न है, बड़ी खुश है कि उसको दर्शन मिल रहा है भगवान का। और उसके पहले तो आप पता नहीं बीच में क्या क्या अड़ंगे लगा देते थे। और आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको रिवर्स किया जाए, आपको फिर पूरा आधिपत्य चाहिए। क्यों? आप क्या गारंटी देंगे कि जो व्यवस्था की वो थी और जिसके चलते कि इतने सारे लोगों को दर्शन करने में इतनी परेशानी होती थी सामान्य भारतीय को, वो आप दोबारा नहीं होने देंगे? क्या ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ किसी कारणों से हुआ, क्या उन बैंकों का सबको फिर से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? और क्यों हुआ था? कि देखिए, एग्जाम्पल सही आने चाहिए। तो धार्मिक स्थानों को भी पुनः प्राइवेटाइजेशन करने की जो बात चल रही है, रेलवे जो प्राइवेटाइज हो रही है, या मैं विषयांतर हो गया बहुत ज़्यादा, रेलवे जैसे प्राइवेटाइज होने की बात चल रही है, या पीएसयूज प्राइवेटाइज कर दिए गए। हो सकता है आने वाले समय में सारे मंदिर भी दे दिए जाएं महंतों को जिनके थे। ठीक है ना? तो जो प्रश्न आपने पूछा गवर्नमेंट का, देखिए मैं गवर्नमेंट को कहाँ से कहाँ ले गया। वेलनेस नहीं, मैं वेलनेस सेंटर से ले करके, चूंकि मंदिर टूरिज्म की व्यवस्था में है। हाँ। हर मंदिर एक टूरिज्म की व्यवस्था देता है। Exactly. आप बनारस में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, यहाँ का टूरिज्म कितने गुना बढ़ गया, इसमें अर्थशास्त्री लगे हुए हैं। Yes, sir. गोवा पीछे हो गया, गुजरात पीछे हो गया है। Absolutely. और बनारस ही कितना आगे तेजी से बढ़ रहा है। डाटा मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब पहले 1 करोड़ के हुआ करता था, वो 20 करोड़ का इकोनॉमी जा रही है बनारस की। Yes, sir. फिर से उसी महंती में दे दिया जाए काशी विश्वनाथ जी को, या इस समय की जो व्यवस्था है वो सही चल रही है? तो प्रश्न से प्रश्न जुड़े होते हैं। आपने पूछा कि सरकार को क्या करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो कर रही है वैसे ही करना चाहिए। टूरिज्म सेंटर या टूरिज्म प्लेसेस में ये जो यात्रियों का शोषण नहीं होना चाहिए, और धार्मिक यात्रियों का तो विशेष रूप से नहीं होना चाहिए। वो अपनी आस्था को लेके बहुत आस्था और श्रद्धा से लेकर के आए होते हैं। और वेलनेस सेंटर तो एक प्रीकंडीशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल तो जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सर बस इतना ही? नहीं, अभी आपने मुझे कुछ डाटा बताया था, वो आप खुद बोलिए। हाँ, व्यूअर्स को बताइए कि क्या क्या है। इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म है वो इस टाइम अपने पीक पे है। इंडिया की मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसको सबसे डिफरेंट करती हैं। यहाँ का क्वालिफाइड स्टाफ और इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ, हमारे यहाँ के अच्छे हॉस्पिटल्स जो कि JCI यानी कि जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से एक्रेडिटेड हैं, जो कि ग्लोबली रिकग्नाइजेशन है, उससे हमारे 44 हॉस्पिटल्स रिकग्नाइज्ड हैं। और NABH NABH है, उससे भी हमारे कुछ एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं, उससे भी काफ़ी हॉस्पिटल एग्रेडेटेड हैं। तो उसी के चलते इंडिया जो है कि 12th पोजीशन पे है वेलनेस टूरिज़्म के अंदर, वेलनेस टूरिज़्म मार्केट के अंदर। और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात अगर करी जाए तो $4.5 ट्रिलियन की वेलनेस इकोनॉमी है, और जो कि कंप्लीट वर्ल्ड का जो मार्केट है उसमें 5% कंट्रीब्यूट करती है। वेलनेस इंडस्ट्री की बात मैं कर रही हूँ। और इंडिया की मैंने बताई, इंडिया अपने 46 कंट्रीज़ के अंदर 10th पोजीशन में है टूरिज़्म के अंदर। तो इस तरह से इंडिया जो है कि अभी अच्छी कंडीशन पे है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एक प्रॉपर चैनलाइज होकर अगर आती हैं और सारी चीज़ें स्मूथली रन करती हैं तो ये चीज़ें अभी और अच्छी हो सकती हैं
तो इसी के साथ मैं इसे थैंक यू अंजू, आपने बहुत अच्छा डाटा दिया। और देखिए इसमें एक चीज़ और जोड़ी है, यस सर, उसके बगैर चीज़ पूरी नहीं होती है, कि जो कास्ट है डिजीज़ की, यस सर, वो यूएस के और यूरोप की तुलना में भारत में उस डिजीज़ की, मैं वेस्टर्न मेडिसिन की बात Yes, कर sir. रहा हूँ, वो 60% अप्रॉक्सिमेटली डाउन है। यस सर, इसलिए मेडिकल टूरिज्म इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ। और ये हॉस्पिटल्स जेसीआई के और नाम एक्रेडिटेड आ रहे हैं, खुद अमेरिका, यूरोप के हाँ, लोग भी यहीं लोग पे यहाँ अपने आ जो रहे है हैं। कि अपने ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट के के लिए लिए यहाँ आ रहे आते हैं, हैं। जो लोगों की इंश्योरेंस में कोई अगर दिक्कत है या हाँ। कोई भी चीज़ है। अच्छा, दूसरा आयुष वीसा जो सिस्टम शुरू हुआ है, वो भी इंडिया के वेलनेस सेंटर्स को बहुत बढ़ाएगा। और ये जो जिस वेलनेस इंडस्ट्री की बात कर रही हैं अंजू, और जिस 12th पोजीशन की बात कर रही हैं अंजू, ये पूरा का पूरा अभी मॉडर्न का है। ये जो 4.5 ट्रिलियन है अभी टोटल इंडस्ट्री वेलनेस सेंटर आधुनिक सुख सुविधाओं का और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का है। अभी इसमें जिस दिन हम आयुर्वेद को और उस लेवल पर जाकर के जोड़ देंगे, तो जो हमारी 12th पोजीशन है वो 5th 6th तक जाएगी। और एशिया पैसिफिक में आपने 5वां पोजीशन बोल रही थी, यस सर, राइट। तो हमें आयुष वेलनेस सेंटर्स को गवर्नमेंट प्लस कॉरपोरेट प्लस इंडिविजुअल, अब कॉरपोरेट अगर जाके कहीं पर दूर हल्द्वानी में या दूर किसी बहुत नीलगिरी की पहाड़ियों में भी अगर 2-4 लोगों ने इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई, तो आप देखिए, और लेकिन क्वालिफाइड वैद्य के द्वारा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा भविष्य है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन नॉलेज का, और आयुष वेलनेस सेंटर्स का, और वेलनेस एंड मेडिकल टूरिज्म का। थैंक यू अंजू फॉर ब्रीफिंग एवरीथिंग टू अस। हाँ, आप थैंक्स बोल दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और मैं ये समझ रही हूँ कि मतलब इस वाले टॉपिक से, क्योंकि ये सबसे अभी तक मुझे लगता है सबसे अलग हटके था। आप लोगों ने कई फूड एंड न्यूट्रिशन पे वीडियो देखे होंगे और आयुर्वेदिक कई चीज़ों पे देखे होंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे देखे होंगे, पर वेलनेस के बारे में एकदम अलग सा टॉपिक रहा है। ये कहना चाहती हैं कि आगे भी आप लोगों के बीच में आती रहेंगी और अच्छे से डाटा लेकर के और चीज़ बताती रहेंगी, नई नई चीज़ों को लेके, नई चीज़ बताएंगी। थोड़े दिनों में यू आर वेलकम। फील्ड में जाने वाली हूँ अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए, अलग ऋषिकेश में, बनारस के कुछ वेलनेस सेंटर्स पे, जयपुर में, उदयपुर में। तो वहाँ की मेरे फाइंडिंग्स को भी मैं चाहूँगी कि मैं इसके बाद में शेयर करूँ इसी सीरीज़ के अंदर। तो वेलकम 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 वेलकम, नमस्ते, थैंक यू।